नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त, बाद में माफी मांगी, कहा 3 दिन उपवास रखकर पश्चाताप करूंगा, पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने सोमवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। पात्रा के बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई। उसके बाद पात्रा ने माफी मांग ली। संबित पात्रा ने रात 1 बजे वीडियो जारी कर कहा कि आज महाप्रभु जगन्नाथ को लेकर मुझसे जो भूल हुई उसको लेकर मेरा मन काफी दुखी है। मैं जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन उपवास करूंगा। संबित पात्रा का यह बयान 20 मई को तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी उनके समर्थन में रोड शो करने खुद पुरी पहुंचे थे। पूरी लोकसभा सीट पर छठे फेज यानी कि 25 मई को वोटिंग होनी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कन्हैया कुमार पर शाही फेंकने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर शाही फेंकने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि अन्य आरोपियों को भी पकड़ने का प्रयास जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रणवीर भट्टी के रूप में हुई है, जो न्यूज मानपुर का रहने वाला है। दरअसल दोस्तों, कन्हैया कुमार 17 मई को आम आदमी पार्टी के न्यूज मानपुर कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। तब कथित तौर पर 2 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एक ने उन्हें थप्पड़ मारा और दूसरे ने उन पर काली शाही फेंक दी। वहीं दोस्तों, इस घटना पर कांग्रेस और कन्हैया कुमार के कार्यालय ने दावा किया था कि हमलावर भाजपा से जुड़े थे और पूर्वोत्तर दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के राइट हैंड थे। वहीं मनोज तिवारी के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कन्हैया कुमार के दावे का खंडन किया और कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा, ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। सपा जाति देखकर नौकरी देती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में कहा कि सपा कांग्रेस वालों का सुशासन और सनातन से 36 का आंकड़ा है। प्रभु श्री राम का अपमान करने वालों को प्रयागराज की जनता कभी माफ नहीं करेगी। त्रिवेणी की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में जाति देखकर नौकरी दी जाती थी। यूपीएससी को परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी के फर्स्ट टाइम वोटर को पता नहीं होगा कि पुरानी सरकार में बहन बेटी का बाहर निकलना मुश्किल होता था। हमारे तीर्थराज प्रयाग में खुलेआम गोली बम चलते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। ये लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में रैली को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व जज पर हुआ एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के लिए कैंपेन पर रोक लगाई। कहा यह घटिया पर्सनल अटैक। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और भाजपा कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे के लिए प्रचार से बैन लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह एक्शन गंगोपाध्याय के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए गए अभद्र बयान के बाद लिया है। गंगोपाध्याय ने 15 मई को बंगाल के हल्दिया में कहा था कि मैं सोच रहा हूं कि ममता कितने रुपए में बिक रही है। इलेक्शन कमीशन ने गंगोपाध्याय की टिप्पणी को बेहद निचले स्तर का पर्सनल अटैक बताया, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इलेक्शन कमीशन का यह आदेश मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भतीजे प्रज्वल से कुमारस्वामी की अपील, कहा भारत लौटाओ, चोर पुलिस का खेल कब तक चलेगा। यौन उत्पीड़न केस में एचडी रेवन्ना को जमानत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने दुष्कर्म स्कैंडल में फरार अपने भतीजे और सांसद प्रज्वल रेवन्ना से भारत लौटने की अपील की है। उन्होंने प्रज्वल को 48 घंटे के अंदर सरेंडर करने और जांच में मदद करने की सलाह दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुमारस्वामी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके दादाजी एचडी देवगौड़ा आपको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता देखना चाहते थे। आपके मन में उनके लिए जरा भी सम्मान है तो आप जिस भी देश में हैं वहां से वापस आइए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में भगदड़, बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी तो एक दूसरे के ऊपर गिरे सपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों में भारी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं। इसी वजह से उनकी रैलियों में भगदड़ की स्थिति बनती जा रही है। पहले फूलपुर, फिर संत कबीर नगर और अब आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से रैली में भगदड़ मच गई। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश की रैली के दौरान एक बार फिर भगदड़ जैसी
स्थिति मच गई। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है मंच की ओर बढ़ रहे सपा कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया गया और कार्यकर्ता एक दूसरे पर चढ़कर भागते हुए नजर आए। इस दौरान जिस स्टैंड पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गया। इतना ही नहीं, जैसे ही आगे से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, पीछे वाले कार्यकर्ता अपने आप ही वहां से भाग गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। स्वाति मालीवाल मारपीट केस, पुलिस विभव को मुंबई लेकर गई। दावा, केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट किया और डेटा किसी और को ट्रांसफर कर दिया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट केस में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को मंगलवार 21 मई को मुंबई ले गई। पुलिस का कहना है कि विभव ने आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया था। उसी डेटा को हासिल करना है। वहीं मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी करेगी। एसआईटी को नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी अंचिता चेपाल्या लीड कर रही है। टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी हैं। इनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है जहां मामला दर्ज किया गया था। वहीं दोस्तों एसआईटी अपनी जांच करने के बाद सीनियर्स को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, गलती नहीं की, ट्रायल का करूंगा सामना। जी हां दोस्तों, महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्रायल का सामना करने की बात कही है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और वो इस मामले में ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। वहीं दोस्तों डब्ल्यूएफआई के पूर्व चेयरमैन और चीफ ने कहा कि मामले में अभी चार्जेस फ्रेम हुए हैं। उन्हें कोर्ट में साबित करना है कि उन्होंने क्या कहा और उसके क्या सबूत हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मेरे पास अपनी बेगुनाही का पूरा सबूत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी को तंज, कहा सीता हरण के दौरान रावण ने भी भगवा पहना था। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सोमवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीता जी का हरण करने वाले रावण भी भगवा वस्त्र पहनकर आए थे। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने आप को संत बताते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। पटोले ने देश में चीन के कथित अतिक्रमण जैसे मामलों पर सीएम योगी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत मां पर दुश्मन देश कब्जा कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों बात नहीं कर रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस से पैसेंजर की मौत, 30 घायल। लंदन से सिंगापुर जा रही थी, बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जी हां दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत की खबर है। 30 घायल भी हुए हैं। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300 ER फ्लाइट ने लंदन से भारतीय समय के अनुसार देर रात 2:45 पर उड़ान भरी थी। दोस्तों टेक ऑफ के 1.5 घंटे बाद यानी कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर एयर टर्बुलेंस आया। फ्लाइट जोर से हिलने लगी। इसके बाद फ्लाइट करीब 10 घंटे तक उड़ान भरती रही। एक पैसेंजर की मौत के बाद उसे सिंगापुर से पहले बैंकॉक में उतारा गया। ब्रिटिश मीडिया द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:15 पर बैंकॉक डाइवर्ट किया गया था। यहां से सर्वनभूमि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट दोपहर 3:40 पर सिंगापुर लैंड होने वाली थी। वहीं दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस ने मारे गए यात्री के परिजनों के प्रति शोक जताया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारी बैंकॉक से लगातार संपर्क में हैं। सभी यात्रियों को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। श्रीलंका बोला, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने कहा कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वहीं दोस्तों श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाजों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एलन मस्क पहुंचे बाली, इंडोनेशिया को मिली हाई स्पीड इंटरनेट की सौगात, शुरू की स्टारलिंक की सर्विस। जी हां दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क रविवार को स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। मस्क का बाली की प्रांतीय राजधानी देनपसार एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने इंडोनेशिया के मंत्रियों के साथ स्टारलिंक सर्विस की शुरुआत की। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक विशाल द्वीप समूह है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में तेज इंटरनेट सेवा देने के लिए स्पेस एक्स के साथ एक समझौता करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, जो कि अब सफल हो गया।
गया है। दरअसल दोस्तों मस्क ने कहा है कि यह सेवा दूर दराज के इलाकों में स्थित मेडिकल सेंटरों के लिए बहुत लाभदायक है और इससे शिक्षा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव पर आ गई प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, जान लीजिए कितनी सीटें जीत सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है और फिर 4 जून को पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। एक और तो भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी बीच दोस्तों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सियासी भविष्यवाणी भी सामने आ गई है। जन स्वराज पार्टी के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मौजूद भाजपा सरकार को लेकर न तो कोई खास संतोष है और न ही अल्टरनेटिव की कोई मजबूत डिमांड है। इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें बहुमत का आंकड़ा मिल जाएगा, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अब तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिंडाल्को का शेयर 4.5% से ज्यादा चढ़ा, सेंसेक्स 52 अंक फिसलकर 73,953 पर बंद। कोल इंडिया के शेयर में 4.5% की तेजी रही। जान लीजिए स्टॉक मार्केट अपडेट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 52 अंक फिसलकर 73,953 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 27 अंकों की बढ़त रही, ये 22,529 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज हिंडाल्को के शेयर में 4.5% से ज्यादा की तेजी रही, ये निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा। वहीं कोल इंडिया के शेयर में भी 4.5% की तेजी देखने को मिली। नेस्ले का शेयर 1.61% फिसलकर आज निफ्टी का टॉप लूजर भी रहा। बात करें निफ्टी 50 के टॉप 3 लूजर और टॉप 3 गेनर्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप 3 गेनर्स में हिंडाल्को, कोल इंडिया और टाटा स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोना पहली बार 74,000 के पार, चांदी ने 92,444 का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में 6,000 रुपए बड़ी कीमत। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी में 21 मई को ऑल टाइम हाई बनाया गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, ये 6,071 रुपए महंगी होकर 92,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार 20 मई को चांदी 86,373 रुपए पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान, MP समेत 6 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। कोटा में लू से 1 की मौत। दिल्ली में तापमान 47 डिग्री। केरल में बारिश की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश में तेज गर्मी के साथ अब हीट वेव का दौर भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज से 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में भी आज लू चलने की चेतावनी है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में आने वाले 4 से 5 दिन तक लू से राहत मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें लू की चेतावनी वाले राज्यों की, तो दोस्तों इन राज्यों में तापमान 44 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। दिल्ली के नफसगढ़ में सोमवार को तापमान 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रविवार को तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच गया था। गर्मी की वजह से पंजाब के स्कूलों में मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु मानसून आने से पहले ही बारिश से बेहाल है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहां निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस, अलग अलग राज्यों में NIA की छापेमारी, अरेस्ट हो चुका है मास्टरमाइंड। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मंगलवार को कई राज्यों में छापा मारा। 1 मार्च को IT सिटी के कैफे में हुए ब्लास्ट में कई होटल स्टाफ और कस्टमर्स घायल हो गए थे। इसके साथ ही विस्फोट से भारी नुकसान भी हुआ था। एक वरिष्ठ NIA अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कई राज्यों में एक साथ छापेमारी चल रही है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के बाद NIA ने 3 मार्च को मामले की जांच की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद 12 अप्रैल को इस केस के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें ब्लास्ट मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल मतीह ताहा भी शामिल है। ताहा के अलावा एक अन्य आरोपी मुसवीर हुसैन साहिब को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोस्तों इस मामले की तह तक जाने के लिए NIA की टीम अभी भी अलग अलग राज्यों में जमकर छापेमारी कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराजगंज में प्रधानमंत्री बोले भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन, इनकी 3 बातें एक जैसी, कम्युनल, जातिवाद, परिवारवाद।
20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ हैं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मंगलवार को मोतिहारी और महाराजगंज में सभा की। महाराजगंज में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन, इनके नेताओं में 3 बातें एक जैसी है, कम्युनल, जातिवादी और परंपरावाद। इंडी गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ हैं। पीएम की सभा में कुछ लोग पोल पर चढ़े दिखे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को बोलकर सभी को नीचे उतरवाया। उन्होंने इसके बाद नीचे उतरने वाले लोगों से माफी भी मांगी। पीएम ने कहा कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं, आप सभी मेरा परिवार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हांगकांग सिंगापुर में भारतीय मसालों पर बैन नहीं होने का दावा। एमडीएच के सभी सैंपल मानक के अनुसार, एवरेस्ट के कुछ नमूनों में कीटनाशक ज्यादा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि सिंगापुर और हांगकांग में किसी भी भारतीय मसाले पर बैन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा गया कि पॉपुलर मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के प्रोडक्ट्स के सिर्फ कुछ बैच को रिजेक्ट किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों के सैंपल की जांच की है। इसमें एमडीएच के सभी 18 सैंपल मानकों के अनुसार पाए गए। हालांकि एवरेस्ट के 12 में से कुछ सैंपल में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी। इनकम टैक्स बकाया पर ब्याज माफ किया। कंपनियों के 3000 करोड़ बचेंगे। जी हां दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों के बकाया इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया है। इससे कंपनियों के करीब 3000 करोड़ रुपए बचेंगे। कोर्ट ने 17 मई को यह फैसला सुनाया। इसमें सबसे ज्यादा राहत वोडाफोन आइडिया को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस के हिस्से को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर टैक्स छूट क्लेम के मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर जो कम टैक्स भरा है उस रकम पर ब्याज नहीं देना होगा। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन कंपनियों की लाइसेंस फीस को इनकम टैक्स एक्ट के तहत कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाए, न कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा, सड़क पर उमड़ी लाखों की भीड़। रईसी की तस्वीर लेकर रोते नजर आए लोग। जी हां दोस्तों, ईरान की तबरीज शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली गई। न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों के हाथ में रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा था। राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त शहर के लोग रोते नजर आए। ईरान में राष्ट्रपति की मौत पर 5 दिन के लिए शोक की घोषणा की गई है। तबरीज शहर में अंतिम यात्रा के बाद राष्ट्रपति के शव को तेहरान ले जाया गया। 23 मई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। यह वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया था। इसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीरुल्लाहियान समेत कुल 9 लोग सवार थे। सभी के शवों को सोमवार को तबरीज शहर लाया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार को क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, निर्मला सीतारमण का नीतीश कुमार को जवाब। दरअसल दोस्तों, पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन आना चाहिए, तभी इसके बारे में आगे विमर्श किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त आयोग रिपोर्ट में टैक्स को कम करने का रिकमेंडेशन आया था, जिसके बाद 3 अलग अलग स्लैब में केंद्रीय करों में कमी की गई थी। बिहार को आर्थिक सहायता और विशेष सहायता पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2015 में एक पैकेज बिहार के लिए घोषणा की गई थी और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। यह पैकेज सभी क्षेत्रों के लिए दिया गया था। यानी दोस्तों, फिलहाल बिहार को कोई भी स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कोई भी भारतीय नागरिक भारत का नागरिक रहते हुए किसी और देश की नागरिकता भी ले सकता है या नहीं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ किसी और देश का नागरिक भी हो सकता है या नहीं, इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।